बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए, जबकि एहतसाब अदालत ने हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब को 3 नैब केसेस में बरी कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नैब के कवानीन वापस ले। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो जायजा मुज़ाकरात हैं मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान ने IMF को मुआशी कारकर्दगी पर मुतमईन कर दिया है, तो पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं क्या आने वाले दिनों में कम हो जाएंगी? शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि वो एक जो ये तो तय है कि IMF प्रोग्राम में जाना है। इस पर बहुत बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल से कोई नई बात नहीं। मुआहदा हो जाता है सामने, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म मंसूबे की तरफ जाएंगे और इस दौरान जो है वो हमें जो शराइत हैं वो माननी होंगी, लेकिन वो शराइत मानने के साथ साथ हर शर्त उनकी तरफ से आयद नहीं हो रही ना। वही कह रहे हैं कि हम आपको पैसे उधार दे रहे हैं, लेकिन आप हमें इतना अगर कर्जा दे रहे हैं तो ये शर्त। तो उसमें जो चीज़ हमारे हाथ में है, जिसकी आज थोड़ी सी हल्की सी अलामत, हल्की सी एक ख़बर आई हुई है कि जी वो कौन सी ट्रैवल क्लास में ट्रैवल करेंगी मुख्तलिफ शख्सियात और ये सारा, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें जो सरकारी अखराजात हैं और हुकूमती भी नहीं कहूँगा मैं इसको, एलीट को जो छूट दी हुई है, एलीट कैप्चर जो चीज़ है प्रॉपर, अगर किसी मुल्क में देखनी है तो पाकिस्तान में, वैसे पूरी दुनिया में ये एलीट कैप्चर जो है ना, और एलीट का तस्वर अब अजीब सा हो गया है। जो मैं पहले भी बात कह रहा था कि कई दफ़ा कह चुका हूँ और एक आम सी बात दुनिया में हो रही है कि अब कॉरपोरेशंस दुनिया में फ़ैसला साजी कर रही हैं, जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं वो ज़्यादा मजबूत हो गई हैं कई रियासतों से, और जो ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी को डील कर रही हैं। तो लेकिन इशू ये है कि ये IMF का मुआहदा और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म, ये हमारे अपने अंदर के इश्यूज़ हैं ना, कि वो जी 17-18 अरब थे डॉलर्स, तो वो 5-6 अरब 7 अरब पे पहुँचे हुए हैं। जब हुकूमत तहरीक इंसाफ की तो कहाँ गए, फिर केयरटेकर हुकूमत में क्या हुआ, फिर क्या। तो ये जो है ना कि शौक़ है बहुत ज़्यादा कि वो मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे, और अभी से नहीं हमेशा से, मतलब है कि एक ही सड़क का 6-6 8-8 दफ़ा 10-10 दफ़ा इफ्तिताह हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ड्रामेबाजियाँ ख़त्म करने का वक्त है, और सीरियसली जो सीरियस अभी ये SIFC किस तरह से आगे अपना काम करती है, किस तरह से काम शुरू होती है, लॉन्ग टर्म मंसूबा है, एक लॉन्ग टर्म लॉक चीज़ें हुई हुई हैं, लेकिन कैसे इस पर अमल होगा, क्या होगा, उसके क्या खदोखाल होंगे, ये हमने देखना है। लेकिन बिल्कुल वो कहते हैं ना, ब्रिंक पे हमारी मीशत आके, और अब वो वक्त अब वो है ही नहीं अल्ले तल्ले करने के, तो बिल्कुल हम अपने जो है ना कॉस्ट कटिंग करके और आवाम के ऊपर कम बोझ, जो कल भी बात हो रही थी इस प्रोग्राम में कि वो मिडिल क्लास तहलील हो जाएगी, और मिडिल क्लास ही होती है जो स्ट्रगल करती है, जो किसी माशरे में मेहनत करती है, काम करती है, सब वो गरीब, और वो देखें तो बिल्कुल एक खरबपति बैठे हुए ऊपर, तो वो बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप हो जाएगी अगर ये फौरी तौर पे बड़े इकदाम नहीं किए गए। अच्छा, अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, फिर वही बात कि कल भी जिक्र हुआ कि जी कोई CPEC के हवाले से बात तो नहीं हो रही थी, ये नहीं हुआ, IMF की तरफ से कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा सप्लीमेंट्री ग्रांट में से ना दिए जाएँ, जो हमारे पैसे हैं उसमें से ना दिया जाए चाइना को, तो वो कहीं और से चाइना के साथ मामला है जी हो जाएंगे, क्योंकि ये उस वक्त होंगे जब ये पता चलेगा कि ये पैसे जो है ये कहाँ से, कैसे, क्या, कहाँ गए पैसे। एक कर्ज कमीशन भी बना था, कई दफ़ा बना है, कि पता चले कि पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया और कहाँ लगा है, लेकिन ये कि वो नहीं बनता आगे। मेरे ख्याल से इस तरह के अगर काम हो तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकेंगे आगे, कि जी कर्जा हमने लिया, कहाँ लगा, कौन से प्रोजेक्ट्स पे लग गया, कहाँ बर्बाद किया पैसा, और उसमें जो है वो ये जो बात है कि जी 60% तो 40% तो नॉर्मल है ना ठेकेदार के पैसे, वो तो नॉर्मल है ना, वो तो कोई इशू ही नहीं है। मतलब अगर हम करप्शन को लीगलाइज करने की कोशिश करेंगे किसी मुल्क में, कोई भी रियासत करेगी, तो वो रियासत फिर लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो अपने पैरों पे खड़ा है। मेरे ख्याल से वक्त है कि, और बड़ा मतलब है कि आप कहें कि ये बड़े हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं जहाँ पे दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, तो पाकिस्तान भी रीसेट करे अपने आप को, और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद भी है और इस पर खामोशी से काम भी हो रहा है कि इसको रीसेट होना चाहिए बहुत सारे मामलात को। अब वो चीज़ें अब निकल के किस सूरत में सामने आती हैं वो देखते हैं।
लेकिन एक एहसास है, क्योंकि बात जब डिस्कस हो रही है तो यकीनन और एक तवील अरसे से डिस्कस हो रही है, तो फिर इसकी कोई रेमेडीज़ भी तलाश की गई होंगी जो गालिबा अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आने वाले दिनों में शायद नज़र आएँ। तो ये तो हो गए ना वो रोज़ के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। IMF के साथ हो जाता है तो फिर हम आगे निकल पड़ेंगे और फिर देखेंगे कि आगे हमने लॉन्ग टर्म में कैसे मुल्क के अंदर मामला को टेक करना है। अच्छा, 2-3 बातें और इसमें। पहली बात तो ये है कि जो आसपास की चीज़ें, तो जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी के साथ, मैं कह रहा हूँ कि हर इवेंट का पाकिस्तान पर असर हो रहा है। और मैं मुझे नहीं पता कि हमारी ये क्या पॉलिसी है कि हम किन मामलात में उलझे हुए हैं इस वक्त। मतलब हमें बिल्कुल इस वक्त बहुत से खारजा मामलात ऐसे हैं, मैंने कहा ना कि हम अभी गलत डायरेक्शन में नहीं गए, हम ठीक हैं, मगर हमें प्रोएक्टिव होके, मतलब हम खामोश बैठे हैं, खारजा मामले में खामोश हैं। मतलब हमारा कहीं, मतलब हम इधर भी उधर भी इधर भी इधर भी सब तरफ मैंने बैलेंस रखा हुआ है। लेकिन जो हमारा प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए था बहुत से मामलों में वो भी नहीं है। उसकी वजह शायद इंटरनल टर्मोइल है, या ये है कि वो कोई शक्ल सूरत ही नहीं निकल के आ रही इस पूरे हुकूमती ढांचे की, समझ ही किसी को नहीं आ रहा। ये भी थोड़ा सा बैठेगी, गर्द बैठेगी तो पता चलेगा कि किस तरफ जा रही है। लेकिन कुछ जगहों पे हमें बहुत प्रोएक्टिव होना चाहिए था, और वो इतनी तेज़ी के साथ जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ना, कि वज़रा ख़ारजा भी तब्दील हो रहे हैं तो वज़रा ख़ज़ाना भी तब्दील हो रहे हैं, तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और मेरा ख़्याल है कि लॉन्ग टर्म अगर सोच है तो फिर लॉन्ग टर्म सोच में फिर ये जो छोटे छोटे वाक़यात से उन पे वो डैमेज हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म को एक गैर संजीदगी जो है वो नज़र आती है कि जी वो ये नहीं पता चला कि कौन सा वज़ीर, अच्छा ढूंढ रहे हैं वज़ीर पे, अच्छा वो नहीं बनेगा वो बनेगा, अच्छा ये हो गया तो डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब किधर गए तो डॉक्टर साहब, मतलब ये एक संजीदा काम नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये यहाँ पे जो संजीदा बात हो रही है, संजीदा वो हो रही है कि यूक्रेन, पुतिन के दोबारा जीतने के बाद यूक्रेन, सदर ओबामा जो हैं वो पहुँचे हैं, उनकी बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, क्या डिस्कशन हुआ है? क्योंकि ज़ाहिर है एक दुनिया में एक एहसास पैदा हो रहा है कि कहीं ट्रंप तो वापस नहीं आ रहा वाइट हाउस में, जो कि इम्कानात हैं और कवितर होते जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडन के पास कितना वक्त है मामलात को सुलझाने के लिए? बिगाड़ की तरफ तो बहुत चले गए हैं मामलात, अब क्या कुछ सुलझाने के लिए उनके पास वक्त है, या ये है कि ये मामला जो हैं ये नई फॉरएवर वॉर्स बन गई हैं? फॉरएवर वॉर तो खैर ये है, अगर एक तरह से देखा जाए तो रशिया यूक्रेन की भी एक तवील तारीख़ है, और इसराइल फ़लस्तीन ये भी एक फॉरएवर वॉर ही है, कभी ये इसका ऊपर जाती है नीचे, ऊपर नीचे नीचे, लेकिन ये कि वो फॉरएवर वॉर्स ही हैं, लेकिन इस वक्त अपने अरूज पे हैं। अच्छा, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ब्लिंकन अपना छठा दौरा कर रहे हैं दोबारा। आज रात को वो शायद सऊदी अरब पहुंच जाएंगे, कल सुबह उनकी मुलाकातें हैं, लेट नाइट पहुंचेंगे जद्दा, और कल उनकी सऊदी क़यादत से मुलाकातें हैं, और कल वो फिर ट्रैवल कर जाएंगे शाम को काहिरा, और ये उनका छठा विज़िट है मशरिक़ वस्ता का 7 अक्टूबर के बाद। और वो आ रहे हैं मनीला से, फ़िलिपाइन से, और फ़िलिपींस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है इस वक्त। अगर आप समझें कि अमेरिका की कोई विज़ाविज़ चाइना कोई सबसे ज़्यादा अहमियत रखता हुआ मुल्क है, तो वो हकीकतन वो जो है वो फ़िलिपाइन है। अच्छा, उसकी वजह जो है वो ये है कि वहाँ पर एक तो अगर आप नक्शे पे देखें तो जो फर्स्ट आइलैंड चेन है, फर्स्ट आइलैंड चेन, उसमें भी वो आता है, उसका एक बड़ा हिस्सा फ़िलिपाइन का अमेरिकन कॉलोनी रहा है। 51 में इनका पैक्ट हो गया था, ठीक है, और ताइवान के बिल्कुल जनूब में है, यानी बिल्कुल यहाँ पे अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड हैं, अमेरिकन बेसिस हैं। तो बिल्कुल इन केस के अगर चाइना के साथ कोई सिलसिला होता है तो ताइवान तो इधर बिल्कुल, अगर आप फ़िलीपींस की अगर आप देखें कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बिल्कुल ताइवान के साथ है।
अच्छा, अब वहाँ पर सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो गए। अच्छा, और ये बड़ी एक अमेरिका के लिए अच्छी खबर, अगर किसी एक इलेक्शन के नतीजे में कोई अच्छी खबर अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक लेवल पे आई है, लेकिन अभी भी डामाडोल है, अभी भी डामाडोल है, क्योंकि मुकाबले में जो शख्सियत हैं वो वहाँ पर फ़िलिपीन के अंदर वो पॉलिटिकल गड़बड़ वो ये है कि वहाँ पे मार्कोस जूनियर जो हैं, मार्कोस जूनियर वो वहाँ पे इलेक्ट हो गए 2022 में। और मार्कोस जूनियर जो हैं फ़िलिपाइन में, ये सीनियर मार्कोस के, फर्डिनेंड मार्कोस, जो जिनका 1986 में तख्ता उलट दिया था और जो हवाई में अमेरिका के वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी बाद में, पैसा वैसा लूट के सारा ले गए थे और बहुत। तो उसके बाद उनके आगे उनकी फैमिली जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, मार्को जूनियर। अब मार्को जूनियर जो है ये एक हवा का झोंका है अमेरिका के लिए। ये 2022 में आ गए थे और ये हवा का एक झोंका है इनकी मौजूदगी। इनकी मौजूदगी इसलिए हवा का झोंका है कि इससे पहले जो दुतेर्ते थे वहाँ पे, रोड्रिगो दुतेर्ते। तो रोड्रिगो दुतेर्ते जो हैं वो तो अमेरिका को छोड़ के चले गए थे चाइना की तरफ टोटल, और उन्होंने जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का ऐलान भी कर दिया था। ठीक है, वो उन्होंने चाइना का दौरा किया था, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, रेड कारपेट उनको वहाँ पे जो है उनका इस्तकबाल हुआ था चाइना में 2016 में ये इलेक्ट हो गए थे। और मुकम्मल तौर पे उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ से अमेरिका को भेजेंगे, मतलब यहाँ पे अमेरिका की बहुत ज़्यादा जो फ़िलिपीन के अंदर जब ये बनी बेसिस अमेरिका की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ के अवाम जो लोग हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शिकायत आई इस पूरे अरसे में कि जब ये कॉलोनी रहा, या कॉलोनी 46 में आज़ाद हुआ है ना, अमेरिकन कॉलोनी था, जापान ने इन्वेट कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसके बाद अमेरिका ने। बहरहाल तो ये वहाँ पर जो बेसिस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे बेसिस हैं, और 51 में एक माहदा भी हो गया था, फिर उसके बाद बेसिस पे वो 99 में फिर वो आगे एक्सटेंड हुआ, वो लंबी कहानी एक सारी। लेकिन इशू ये है कि जो जब ये मार्कोस आ गए, तो मैं सिर्फ ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम में, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बाज़ चीज़ों को दोबारा से जहन में रखना ज़रूरी होता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट था, ये कितना इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए। अमेरिका, फ़िलिपीन और उनका जो है वो आपस में इस वक्त चाइना की कशीदगी ज़्यादा है, लेकिन चाइना वो जो पुराने सदर थे वो भी अभी मौजूद हैं और वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव हैं। तो एक यानी एंटाई अमेरिका और प्रो चाइना, और एक प्रो जो है वो प्रो अमेरिका और एंटाई चाइना, ये दो वहाँ पर जो है फ़िलिपाइन के अंदर भी इस तरह से मामलात हो रहे हैं। अच्छा, ये जो है, ये मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि जब ये इलेक्ट हुए थे तो ये 13 स्लाइड अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ अरसे पहले का ये है 21 फरवरी पिछले महीने, पिछले साल का 21 फरवरी 2023 का। द फिलीपींस इज़ अमेरिकाज न्यू स्टार एलाई इन एशिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये खुदा करके जना वहाँ से जो है वो पुराने साहब गए। अच्छा, ये 2016 का गार्डियन हम दिखा देते हैं कोट करने के लिए ना, नाइन्थ स्लाइड। ये द्यूगेर्गो द्यूतरे जब चाइना पहुँचे थे तो मेक फ्रेंड्स नॉट वॉर, ये टोटल वहाँ पे चाइना की तरफ चले गए थे। ठीक है ना, 9th स्लाइड गार्डियन को देख सकते हैं। तो चाइना की अब ये जो है ना, एज अ होस्ट होप्स टू ल्योर की यूएस एलाई। अच्छा, तो ये एक अब समझे कि जो ग्रेट पावर गेम है बड़ा, उसमें फ़िलिपीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त। तो वहाँ से मनीला में थे। अच्छा, ये दौरा अचानक नहीं हो रहा, ये ज़हन में रखें कि ऐसे नहीं सेक्रेटरी ब्लिंकन अचानक आ रहे हैं। ये जो है ये 5th स्लाइड अगर हम दिखाएं तो इन्होंने वियना से सियोल और फिर मनीला और जद्दा और कायरो का इन्होंने 14 तारीख को स्टेट डिपार्टमेंट ने 5th स्लाइड हम दिखाएं तो इन्होंने ऐलान कर दिया था कि वहाँ से वहाँ ये पूरा दौरा करेंगे इन मुल्कों का। तो जद्दा और कायरा पहुँचेंगे, 22 तारीख को वापसी हो जाएगी। अच्छा, तो लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि ये ध्यान में रखें कि अच्छा वहाँ पर क्या किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मनीला में क्या हुआ है। एक है
एमकोर टेक्नोलॉजी अगर हम दिखाएं ना 7th स्लाइड, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की स्टेटमेंट, तो 7th स्लाइड में सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो उन्होंने एमकोर टेक्नोलॉजी का दौरा किया मनीला में। अब ये दिस वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एमकोर टेक्नोलॉजी जो है, ये एमकोर टेक्नोलॉजी एक अमेरिकन फर्म है और ये जो है ये सेमीकंडक्टर्स का जो है वो सेमीकंडक्टर्स की जो प्रोसेसिंग हो रही है और जो तैयारी हो रही है और सारा मामला, तो वो उसने एक उसका जो प्लांट है, या समझ लें कि एक शाख है, वो फ़िलिपीन में भी है। और फ़िलिपीन उन 7 मुल्कों में से एक है जिनको ये सेमीकंडक्टर्स के हवाले से, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स का ही आगे जाके उसी का है सारा इशू कि क्या जो है वो मतलब कैसे सेमीकंडक्टर्स क्या चाइना के पास हैं, क्या अमेरिका के पास, टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। तो फिलिपाइन की जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने जो 6ठी स्लाइड है, उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन को कोट किया है कि जो चिप्स एक्ट है, ये चिप्स एक्ट जो है, ये चिप्स एक्ट जो है ये कांग्रेस ने मंजूर किया था बाइडेन दौर में 2022 में मेरा ख्याल है। और उसमें ये था कि 7 मुल्कों को इन्वेस्टमेंट, तो 500 मिलियन उसमें इन्वेस्टमेंट फ़िलिपीन की भी थी, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है फ़िलिपीन। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस है और वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ पर जो है वो पिछले सदर चाइना की तरफ से ये आए तो KLI बन गए। अच्छा, ये जो सदर है इनका दाखिला बंद था अमेरिका में, इनका दाखिला बंद था। तो फिर उसके बाद जो है वो दाखिला इनका जब सदर इलेक्ट हो गए तो इनका दाखिला, इन्होंने कहा मैं तो अमेरिका के साथ हूँ, तो मैंने कहा ज़बरदस्त दाखिला वाला लड़ा के। और फिर आप ये देखें कि वाइट हाउस का स्टेटमेंट आज बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि अगले महीने जो है ये 12th स्लाइड अगर हम दिखाएं, वाइट हाउस का स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि अगले महीने ट्राइलेटरल लीडर्स की 3 दफ़ा तो जा चुके हैं मौसूफ फ़िलिपीन के जो सदर हैं, तो अगले महीने फिर दोबारा फ़िलिपीन, जापान और US, अब ये नया एक 3 मुल्कों के लीडर्स को फिर बुलाया जाएगा वहाँ पे वाइट हाउस में, मेरे ख्याल से अप्रैल में, 11 अप्रैल या इस तरह। और फिर ये कुछ 3 दफ़ा जा चुके हैं, इससे पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिल चुके हैं ये जो मार्कोस जूनियर हैं। मतलब मार्कोस जूनियर की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं इसे बताना ज़रूरी है कि हर तरफ खेल चल रहे हैं बहुत सारे। तो वो बहरहाल वो फ्लाई किया है उन्होंने मनीला से, वो सऊदी अरेबिया पहुँचे। सऊदी अरेबिया पहुँचे इसी दौरान जो है वो जनाब 24 घंटों में कोई 15 फरवरी के बाद कोई 1 महीने से ज़्यादा जो बयान हो रहा है, चुपके चुपके हो सकता है बातें करते हो, लेकिन हमें जो पब्लिकली बताया गया है वो ये कि बाइडेन और नेतन्याहू की पहली दफ़ा टेलीफोन पे बात हुई है पिछले 24 घंटे में। अच्छा, वाइट हाउस का जो अलामिया है, ये 26वीं स्लाइड, रीड आउट ऑफ बाइडेन्स कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, तो उसमें तो अच्छा वो बात करते हैं बाइडेन अमीर कतर से, तो उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन होता है। इनसे बात करते हैं तो इसमें नाम ही नहीं होता 2 स्टेट सोल्यूशन का। वाइट हाउस कमाल, बाइडेन कमाल आदमी है वैसे, मतलब अमीर कतर से बात करेंगे तो 2 स्टेट सोल्यूशन, वो बात करेंगे इजिप्शियन प्रेसिडेंट से 2 स्टेट सोल्यूशन, वो किसी मुसलमान 2 स्टेट सोल्यूशन। वो इनसे बात करते हुए वो कह रहे हैं कि जी जो बात हुई वहाँ पे, अच्छा जी, तो फिर ह्यूमैनिटेरियन एड डिस्कस हुई और उन्होंने कहा अर्जेंट नीड होनी चाहिए, फ्लो ऑफ लाइफ सेविंग। ये नहीं कह रहे कि जंग बंद करो, जंग ना 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 ना, उन्होंने स्पेशल एम्फेसिस ऑन द नॉर्थ। अच्छा, और प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा कि कंसर्न्स हैं बहुत ज़्यादा कि प्रोस्पेक्ट ऑफ इसराइल कंडक्टिंग ऑफ अ मेजर, इन्होंने बड़ी रफ़ा में बहुत तशवीश है। अच्छा, ये कोई जिक्र ही नहीं है 2 स्टेट सोल्यूशन का, या इमीडिएट सीज फायर या फलाना दिमाखाना, कुछ नहीं। आगे देखें आप, लफ्ज़ ही नहीं है, ना इमीडिएट सीज फायर है और ना इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन है। तो ये जनाब बाइडेन और ये नेतन्याहू की गुफ्तगू हो रही है। तो हर आदमी से एक अलग अंदाज में बाइडेन जमिया हर शख्स से अलग अंदाज में बात करिए। अब इस वहाँ पर नेतन्याहू जो हैं ये दोहा में हो रहे हैं मुज़ाकरात, ठीक है। वो जो इन्होंने आज से 20 दिन पहले कहा था कि सीज फायर होने जा रहा है, ये प्रेसिडेंट यानी ये भी कमाल के ही हैं, बाइडेन भी कमाल के ही सदर है एक हैं। अभी तो ट्रंप आके क्या करते हैं, ये अजीब एक शख्सियत आई है दुनिया में ये सदर अमेरिका के, कि इन्होंने कहा 2 हफ्ते के अंदर ये मंडे को सीज फायर हो जाएगा। इस बात को भी 20 दिन हो गए हुए हैं और पता नहीं कितने 100,000 वहाँ पे लोग शहीद हो गए। अच्छा, अब इनसे एक नेतन्याहू नहीं संभाला जा रहा। अब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बाइडेन पिछली दफ़ा कह के गए थे कि हमने सारा मामला तय कर लिया और बिल्कुल ये 2 स्टेट सोल्यूशन और ये वो सारा यूरोप आगे पीछे से पूरी दुनिया को, इन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है 2 स्टेट सोल्यूशन, ये वो करके, और वहाँ से नेतन्याहू से फ़ोन पे बात करके उसमें जिक्र ही नहीं है 2 स्टेट सोल्यूशन। नेतन्याहू आगे से ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो, मैंने तो कहा है कि किसी किस्म की
वो जैसे होता है ना कि आंखों में आंखें डाल के बात की बाइडेन से, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं तो जाऊंगा रफा में। लेकिन जो पिछले 24 घंटों में उन्होंने जो जो शहादतें हुई हैं, वो 24 घंटों में तो शहादतें हुई हैं शिफा हॉस्पिटल में। शिफा हॉस्पिटल जो है वो अब नॉर्थ में है, यानी ये जो गज़ा की पट्टी में सारे लोग जनूब में आ गए थे ना, खान यूनस की तरफ और रफ़ा की तरफ, तो ये अब जब लड़ाई हो रही है ये तो दोबारा शुमाल में शुरू हो गई। इसका मतलब है अभी शुमाल में भी हमास मौजूद है, जिसको ये तबाह बर्बाद करके यहाँ से सब को खींचते खांचते यहाँ तक नीचे तक लेकर आ गए थे। सारे फ़लस्तीनी रफ़ा में मौजूद थे। अब जो शिफा हॉस्पिटल है वो नॉर्थ में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वो गज़ा की पट्टी के नॉर्थ में, ये जो पिछले 24 हम सुन रहे हैं ना कि ये, तो ये अगर अच्छा यहाँ से आप जा नहीं सकते, यानी एक बहुत मुश्किल है ऊपर तक जाना ना। अगर आप इजिप्ट से मैं चैनल में पहले था तो हमारी टीम ने वहाँ से ट्रैवल किया था। वो उस ज़माने में तो ये होता था कि बाकायदा सुरंगों से स्मगल होकर ना सामान वगैरह आगे तक जाता था। तो टीम यहाँ से गई थी और उसने बहुत ज़्यादा वो उसमें पूरे उस सुरंग के अंदर से जियो की टीम ने वो ट्रैवल किया था पूरा गज़ा की पट्टी तक। तो मैं सिर्फ आपको बात कह रहा हूँ। अच्छा, और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि आप ये पहुँचे ना, ये दरमियान में जब आप रफ़ा यानी रफ़ा सिटी का जो इलाका है दरमियान में पहुँचे, तो कोई चेकिंग की नाम नहीं, मतलब ऐसे ही, मतलब आप चलते हुए जाएं, आप पूछें जी किधर, वो कहता फद्दल, वो ऐसे करके ले जाएंगे आपको एक दफ्तर की दूसरी मंजिल, उसमें थोड़ा सा स्टाफ बैठा हो, अंदर जाएं सीधा एक आदमी खड़ा होकर आपसे गले मिल रहा है, याह्या सिनवर। मतलब याह्या सिनवर जो है वो मतलब यानी बिल्कुल जनाब, वो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज से कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं, चंद साल पहले की बात, मतलब इजीली वहाँ तक एक्सेस था। अच्छा, अब यह है कि वो सारा इलाका तबाह हो गया, जंगबंदी हो नहीं रही, मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन नेतन्याहू साहब ने वहाँ से जो एक दिन पहले ही भेजा था मोसाद के चीफ को, डेविड बार ने, उनको वापस बुला लिया और उनको मुकम्मल इख्तियारात दे के भेजा था कि सारे इख्तियारात आपके पास हैं, आप जाएं दोहा और मामलात को तय करें और हम आपके साथ जो है वो राज़ी खुशी, मतलब ठीक है, मतलब है कि तय कर लें मामला, सारे इख्तियारात आपके पास। अब उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा कि मैं इख्तियारात नहीं, मैंने सारे इख्तियारात नहीं दिए डेविड बार्नियर को। तो उधर मोसाद के चीफ ने कहा कि फिर मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, उनको वापस आ जाओ, तो वो वापस चले गए। अब टेक्निकल टीम एक मौजूद है कतर में। अच्छा, कतर इसके ऊपर बिल्कुल, आज उनकी प्रेस ब्रीफिंग हुई और वो बिल्कुल खामोश, वो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त क्या कहता है। नहीं होगा तो कतर दरमियान में से निकल जाएगा और फिर जो होगा सो होगा, और कतर ना से कतर निकलेगा, सारे मुल्क निकल जाएंगे बीच में से, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा खित्ते में वो कोई नहीं जानता। लेकिन कतर में एक और शख्सियत भी है और उस शख्सियत की मुलाकात हुई है पहली दफा इस्माइल हानिया से कतर में, ठीक है। और इस्माइल हानिया से उनकी मुलाकात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो इसलिए इंटरेस्टिंग है, अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, ये वेंग की जैन का नाम हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। वेंग की जैन जो हैं, इनको पहली मर्तबा नामज़द किया है चाइना ने जो इसराइल और फ़लस्तीनी तनाज़े के हल के लिए। वो कतर में हैं, वो पहले फ़लस्तीन में थे, फिर वो इसराइल गए और अब वो कतर में है। ना सिर्फ कतर में बल्कि कतर में उनकी इस्माइल हानिया से मुलाकात हुई है और डायरेक्ट 1-on-1 हुई है कतर में। अब सेक्रेटरी ब्लिंकन शायद कतर, मेरा ख्याल है इसलिए नहीं शायद जा रहे क्योंकि वो कतर में बैठे हुए हैं, अभी वो वापस नहीं गए। चाइना के जो डिप्लोमेट हैं, इस्माइल हानिया से उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, और तो ये डायलॉग तो कतर में हो रहा है, लेकिन ये आज सऊदी अरब में रहे हैं और फिर काहिरा में जाएंगे। काहिरा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और काहिरा ने बिल्कुल, काहिरा इस वक्त ऐसी जगह खड़ा है कि जहाँ पर ये रफ़ा ऑपरेशन हुआ तो वो मुआहदा ओस्लो का गया। ओस्लो का मुआहदा वैसे ही तहलील हो चुका है, जो इन्होंने कहा था वो तो नेतन्याहू तो मान ही नहीं रहा उस पर। एक बात बड़ी आ रही है, बड़ी ख़तरनाक, कि इन मुज़ाकरात को तूल जो दिया जा रहा है,
इस दौरान हो सकता है जेल में कुदरती मौत हो जाए मरवान बरगूती की। इसराइल ऐलान करे कि मरवान बरगूती की का जो है वो इंतकाल हो गया। ये भी एक ख़बर जो है ये चल रही है, मुख्तलिफ जो चैटर बॉक्स होते हैं ना पैलेस्टीनियन और उस इलाके के अरबी में और ये वो, लेकिन प्रॉपर आपस में ये बात हो रही है। तो मैंने यहाँ डिस्कस की कि मरवान बरगूती की ज़िंदगी को ख़तरा है, जो कि जिनका नाम चल रहा है कि वो आगे होंगे, और उसमें कुछ अपने भी हैं उनके, क्योंकि वो महमूद अब्बास उनको पसंद नहीं करते। हमास उनके लिए आवाज़ उठा रही है, लेकिन हमास में भी वो इस्माइल हनिया से ज़्यादा इस वक्त मकबूल हैं। तो एक इसराइल उनके पीछे लगा हुआ है, तो मतलब कुछ नहीं पता कि क्या। और एक पॉपुलर लीडरशिप इस वक्त उभर के आ जाए तो ये वारे भी नहीं खाता बहुत से मुल्कों को दुनिया में। तो बहरहाल अब ये है कि अब इसमें वहाँ पर जो है ये कशीदगी। अच्छा, चाइना की एंटर द ड्रैगन, एंटर द ड्रैगन, ठीक है ना। अब ये मशरिक़ वुस्ता में उलझा दिया, ये सकिन हो गया अमेरिका। अब इतना छोटा दौरा था मनीला का, वो आए सेमीकंडक्टर का उधर उन्होंने किया, उन्होंने कहा चाइना, बड़ा बैलेंस था वहाँ पे स्टेटमेंट दिया उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कि चाइना जो है वो अगर फ़िलिपीन पे हमला किया, अगर मुसल्लह हमला किया। अच्छा, मैं तो उसको समझ ही नहीं पाया कि ये इतना सख्त बयान इन्होंने क्यों दिया है, लेकिन बड़ा सख्त बयान दिया उन्होंने कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो कह रहा है ब्लिंकन वॉर्न चाइना अगेंस्ट आर्म्ड अटैक ऑन फिलीपींस, कि आर्म्ड अटैक अगर हुआ, ये मैं इसीलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुर्खी लगाई है, तो ऐसा लग रहा है जो अटैक होने वाला है, तो हम ये जहन में रखें। लेकिन फिर बैलेंस भी उन्होंने किया ताकि वो मतलब है कि फिर अब मतलब हमला किया तो बस ठीक है, आगे कुछ नहीं, खैर है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से चाइना से तो सुलह करवाई। सेक्रेटरी ब्लिंकन तो चाइना ने तो मना कर दिया था सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिलने से, बड़ी मुश्किलों से तो वहाँ पर चाइना ने अलाउ किया, फिर उसके बाद वो राब्ता हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा हमला किया, तो मतलब है कि हम फ़िलिपीन के मतलब ये जहन में रहे कि हम फ़िलिपीन और हम दोस्त हैं, मतलब ये इस तरह करके वो साइड से निकल गए। ज़्यादा सा बात तो कर नहीं सकते चाइना के बारे में। अच्छा, तो इस वक्त जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग, तो ये दो तीन डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग हो रही है इस दौरान जो है वो। अब सेक्रेटरी ब्लिंकन क्या करते हैं, ये टॉक्स जो है, इमदाद आनी शुरू हो गई है वहाँ पे, इमदाद आ रही है, शहादतें हो रही हैं, अमेरिका ने यहाँ पर बात कर दी है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वक्फे में जाने से पहले उसका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। एक हमारे हैं थॉमस वेस्ट साहब, और ये हैं नुमाइंदा खसूसी, अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ एक कशीदगी इस वक्त है, हमारे यहाँ शहादतें हुई, यहाँ से फिर उसके बाद रिटेलिएशन हुई, उसके बाद लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें अगर जो हमारी तरफ से बयानात आते हैं, अगर उन बयानात को हम दफ्तर ख़ारजा की जो तर्जुमान हैं उन तक महदूद रखा जाए तो बेहतर है। जो अफ़गानिस्तान के बारे में हमारे क्योंकि वहाँ से जो बयान आता है बड़ा कैलकुलेटेड होता है वजारत ख़ारजा की तरफ से। बाकी हमारे इंतहाई गैर ज़िम्मेदार इस हुकूमती ढांचे में लोग बैठे हैं, जिन्होंने, मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाह रहा, जिन्होंने, होता है ना कि वो मतलब दुश्मन है, मार देंगे, सर फोड़ देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, होता वो भाई एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके साथ, और एक तलखी भी है उनके सॉइल से दहशत गर्दी पाकिस्तान में हो रही है। अनाज से ना बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है वहाँ पे, बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, और उसको हमने डिप्लोमेटिकली भी सुलझाना है और समझाना है और सब कुछ करना है। वो आगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने जा रहा है अफगानिस्तान, अब तरीके से चलना है। और दफ्तर खारजा का जो तर्जुमान है उनके बयान तक रखा जाए, वो जो एकदम सारे कूद जाते हैं ना, मतलब इधर से हवा देखी क्या है तो सब उधर पड़ गए, फिर उधर हो गए तो उधर पै गए, तो वो एकदम से मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश करना है तो एकदम से जो टक करके कूद जाते हैं सारे। हालांकि इसमें डिप्लोमेसी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मसला ये है कि अब वो उनको अपनी, और देखें इसीलिए मैं तो पहले दिन से कहता रहा हूँ, हम कहते रहे कि ये अफगानिस्तान जब तक अपने आप को ठीक नहीं करे, मतलब उनके मुल्क ने दुनिया में खड़ा होना है, तो ये अगर तासुर जाएगा तो उस तासुर के नतीजे में कि भाई अभी भी वहाँ से दहशतगर्दी हुई। जब अमेरिका ने फ़ौरन बयान दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान ज़रा थोड़ा सा अफगानिस्तान के तालिबान भाइयों का ख्याल रखे, मतलब ये दिन भी आना था। अच्छा, तो उसके बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम है सारा, तो उसमें जो है वो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि ये वहाँ पर दहशत गर्दी की जो बात हुई कि लिस्टें वहाँ पे दी गई हैं, लिस्टें दी जाएं, फिर उसके बाद लोग बैठें, उनको यहाँ से बुलाया जाए, उधर जाएं दोबारा,
एक तलखी पैदा हुई है जिसको कम करने की ज़रूरत है। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब पढ़े थे, दरमियान में गए थे, उन्होंने मामला किए थे, कौन से लोग हैं, कौन सी शख्सियात हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने असला उठाया हुआ, तो किसके खिलाफ उठाया हुआ है, किससे लड़ना है उन्होंने, कौन, मतलब पता कुछ वाजे हो कि वो क्या उनकी आर्मी है या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो फिर उनके भी काबू में नहीं है ना ये अगर ग्रुप्स काम कर रहे हैं तो ये अफगानिस्तान की अपनी गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है कि मुसल्लह करो जो कि काम कर रहे हैं वहाँ पे, और वो उनके हाथों शायद ये कमाल बनी हुई है वहाँ पे जो काबुल गवर्नमेंट है क्या है। तो इसको बैठ के बात करना और तरीके से समझाना ज़रूरी है और बार बार बात करना ज़रूरी है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ओके, उनकी सॉइल से भी कैसे आपकी सॉइल से दहशतगर्दी हो रही, ये तो सारी बात है। मगर थॉमस वेस्ट साहब का बड़ा ज़बरदस्त बयान साहब है, उनका जो ट्वीट है वो ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस मरहले पे अचानक वो ये कहते हैं कि आई विल ट्रैवल टू इंडिया एंड यूएई दिस वीक टू मीट पार्टनर्स ऑन अवर कोलैबोरेशन इन सपोर्ट ऑफ अफगान पीपल। अच्छा वो मतलब अचानक इस मरहले पे उनको याद आया है। बड़े ज़बरदस्त आदमी है ये थॉमस वेस्ट साहब, इधर में खलीजात के बाद आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि अफगान जो हमारे अफगान लोगों का कितना ख्याल, अचानक ख्याल आया, उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो उनकी सपोर्ट के लिए अच्छा आप दिन देखें और टाइम देखें, कमाल नहीं है, कमाल देखें आपके तलखी, पाकिस्तान नहीं, हम इंडिया और यूएई जाएंगे अफगान भाइयों की मदद के लिए कि पार्टनर पूरे खित्ते में, कि हमें बड़ा दर्द हो रहा है। तो वो क्योंकि वो मैंने आपसे कहा कि सारी पॉलिसी गड़बड़ हुई है, वो मतलब है कि लेकिन जाहिर है उनका एक रोल, ने कहा कोई रास्ता निकालो, कुछ करो, क्या करो, तो उन्होंने कहा इंडिया का दौरा। तो अब ये है कि वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, अब ग्लोबल चेस बोर्ड पे देखिए ना, बड़े 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 इंटरेस्टिंग और अहम वाक़यात हो रहे हैं ये इस वक्त जो हो रहा है ना, ये यहाँ पर आप यकीन करें, इसमें सकिन अगर जो इसमें अपना दिमाग किसी ने ख़राब कर दिया ना आज उसका, ये तो सुबह 7 से 8 7 से 9 बजे खबरों में लगी हुई हैं, लोग लगे हुए, ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं कि आप अगर डॉट्स ना मिलाएं ना इस वक्त कि ये क्या गेम है, लार्जर पिक्चर, लार्जर स्ट्रेटेजिक, तो उसमें ये बातें जो है ना इनको समझना और इनके डॉट्स कनेक्ट करना, ये जो मैं अपने अंदाज में करता हूँ, हो सकता है हर आदमी की अपनी राय है, जो मेरा तजिया इसमें है कि ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखना यह था कि इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तो एक तो पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रिस्ट्रेन करे, इस तरह ना करे। अच्छा वो तो उन्होंने जितने बम मारे जो कि अफगानिस्तान वो भूल गए, अफगान वो भूल गए सारे, उनको बता रहे हैं आप पर बड़ी ज्यादती हो गई है और फिर ये आपकी मदद के लिए हम जो है वो आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हो गई। तो ये अमेरिका भी बाइडेन इंतजामिया जो है ना, अब मैंने कहा ना क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो पैनिक हो रहा है, वहाँ पे पैनिक हो रहा है, और ख़ास तौर पे ये कि ट्रंप आके क्या करेगा, ट्रंप तो एक दिन में ख़त्म कर दूंगा। अच्छा मैं एक बात से बता दूं, फिलिपीन के जो पुराने सदर थे चाइना के करीब थे, वो ट्रंप के दोस्त हैं। ठीक, ओके डॉक्टर साहब, एक बार डिस्कस करते हैं। वो ट्रंप के बड़े गहरे दोस्त हैं, एक अजीब नक्शा बन रहा है पूरी तरह बकवा नहीं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सिंध में कच्चे के डाकुओं की सरगर्मियां बहुत बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये अगवा बहुत ज़्यादा शुरू हो गए, कत्ल भी शायद हो रहे हैं वहाँ पे। ये अब इसके ऊपर सिंध हुकूमत और मेरे ख्याल से वफाक भी इसको देखे, मोहसिन नकवी साहब देखें, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये कई महीनों तक चलता है, फिर उसके बाद वो बिल्कुल खामोशी सी छा जाती है, फिर वो एक्टिव होते हैं, फिर वो निकल के आते हैं और लोगों का अगवा किया हुआ है उन्होंने क्या है। लेकिन ये कि एक दफ़ा बिल्कुल रियासत के अंदर जैसे और बहुत सारे, ये केपी के अंदर हमने बहुत ज़्यादा सफाई, उसके बावजूद वो अब देखें अभी भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो ये जो मसला है एक दफ़ा इसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। ये दरिया सिंध के कच्चे के इलाके जो हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कोई शायद आबादियाँ भी ऐसी हैं कि वहाँ पे छुपने की जगह हैं क्या है, लेकिन ये कि एक बड़ा मेरे ख्याल से मामला ऐसा है जो कि अगर इसको यहाँ पे ना रोका गया फौरी तौर पे, वहाँ पे खुरेजी की खबरें आ रही हैं वहाँ पे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देंगे या सिंध हुकूमत इसके ऊपर बात करेगी। अच्छा मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो रीजनल इश्यूज़ हैं ना, क्योंकि टेररिज्म है तो ये तो इसको तो बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए। जो रीजनल इश्यूज़ हैं वो इतने इंटरेस्टिंग हैं, इंटरेस्टिंग नहीं इतने तारीख़ी मामलात हो रहे हैं। आप ये देखें कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है,
अब प्रेसिडेंट एक इलेक्शन निकल गया, यानी तय हो गया कि जनाब मतलब हमारे अभी होगा, कैसे चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, कुछ लोग इनका खुद मुस्लिम लीग नून आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब एक स्टेबिलिटी अच्छा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये बहस हो रही है। वहाँ पर जो है वो परमानेंटली जनाब आ गए मोदी साहब, एक हुकूमत बन गई उनकी, यानी स्टेबल गवर्नमेंट्स इलेक्शंस हो रहे हैं और स्टेबल यानी एक हुकूमतें बैठ रही हैं अपनी जगह जाके, जिनको दुनिया इंगेज भी करना शुरू कर दी है। अब मसला ये है कि यहाँ पर वो खुद मतलब खुद आके हुकूमत के लोग ही हमें नहीं पता जी, हम रहेंगे, होगा क्या क्या होगा। तहरीक इंसाफ कह रही है कि भाई ये कैसे हो गया, हमारे हल्के सारे खोलो, ये तो गड़बड़ हो गई है इलेक्शन, मतलब एक क्यास है, मतलब स्टेबिलिटी और ज़्यादा सियासी तौर पे आपको अदम मिलता है। लेकिन लार्जर पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि लगेगा नहीं, हकीकतन पाकिस्तान इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान बैलेंसिंग तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, प्रोएक्टिव रोल उसका, क्योंकि ये जो पैरालिसिस है अंदर एलीट का, उस पैरालिसिस की वजह से वो प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले कर पा रहा, जो उसको इस वक्त मिडल ईस्ट में या उसको इवन आप कहीं पर किसी भी फोरम पे जो एक प्रोएक्टिव रोल, इसाक डार साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, ख़जाना तो गलती से मुँह से निकल गया, तौबा तौबा, वज़ीर ख़ारजा हैं, वो जो हैं वो अब वो कोई न्यूक्लियर समिट में चले गए हैं इस वक्त, मतलब इस वक्त इश्यूज़ जो हैं वो अच्छा उनकी मौजूदगी ज़रूरी है, लेकिन मसला ये है कि ये जो इश्यूज़ हैं इस वक्त उनको इन्वॉल्व होना चाहिए इस वक्त इसमें पाकिस्तान को, उनको कतर में, उनको यूएई में तो खैर कोई मसला इशू नहीं उनका जाना, लेकिन कतर, ये जो इसराइल का इशू है, अब देखिए ना पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, ये जो मैंने बात की ना भी गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की, और उसमें यह है कि जब कोई ऐसा वाक़या हो जाए हम सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी तो हम तो कोई उसमें किसी गिनती भी नहीं शुमार होते, ऐसा कोई वाक़या हो जाए किसी मुल्क के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी हुई, तो जो दिफाई तज्ज़ियाकार आते हैं जो डिफेंस से रिलेटेड रहे हैं वो ज़िम्मेदार बयान होते हैं उनके, जो बयान आते हैं आपके साबिक सफारतकारों के वो भी जिम्मेदार, इवन इंडिया के साथ भी वो भी एक ख़ास अंदाज में जाते हैं कि कहाँ तक बात करनी है, कैसे नहीं, वो तरीके से, क्योंकि एक बिल्कुल कोई यहाँ पे न्यूक्लियर जंग तो नहीं छेड़नी ना। तो मसला ये है कि वो जो है वो जो हमारे कुछ मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाह रहा, बड़ी मुश्किल से मैंने काबू किया हुआ है एक दो नामों को, उन्होंने जो बयानात डाल दिए हैं कल से, शहबाज शरीफ साहब को उसका ज़रा देखें, अगर उनकी कुछ चलती है वो ज़रा देखें कि वो क्या उनके वज़रा ने 2-3 लोगों ने क्या बातें की, ठीक है। तो मसला ये है कि उसके ऊपर जो साबिक सफारतकार हैं, बराह करम गुजारिश, साबिक सफारतकार या ये है कि जो हमारे जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, ये ऐसे लोग जो कि एक मुनासिब बात कर सकते हैं, मलिया लोधी साहबा बात कर सकती हैं, मुशाहिद हुसैन सईद बात कर सकते हैं, एजाज चौधरी साहब बात कर सकते हैं, और जो डिफेंस से रिलेटेड या डिप्लोमेसी से रिलेटेड लोग रहे हैं या जो महारत भी रखते हैं उस इलाके में, जो हमारे इवन मीडिया के लोग हैं बहुत से। लेकिन एक आध बयान ऐसा आया कि मैं सुन के मैंने कहा ये क्या बयान है यार हुकूमत में, क्या इसको देखा है किसी ने, वो जो बस बोलते जा रहे हैं। तो मसला ये है कि ये जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये इसको यानी एक दफ़ा वंस फॉर ऑल बैठ के बात की जाए और की जाए। ये तो देखें मुशर्रफ साहब के वक्त में भी वहाँ से बहुत कुछ होता था, लेकिन ये कि वहाँ अमेरिकन मौजूद थे, तो उस वक्त तो ऐसा नहीं था ना कि हमें, मतलब है कि इसको भी ये डिप्लोमेसी से ही हल होगा मसला। जैसे हमारे ईरान के साथ तलखी हो गई थी, फिर वो ठीक हुई, इसी तरह अफगानिस्तान के साथ ठीक हुई, लेकिन ये कि एकदम पीक पे जाके जो फ़ौज का तो काम है ना, एक फ़ौज ने तो रिएक्ट किया, उन्हें काम किया, मगर फिर उसके बाद ये डिप्लोमेटिक चैनल भी तो खुले ना दूसरी तरफ से, तो ये सारे अगर अपने नंबर टांगने में लग जाएंगे तो फिर डिप्लोमेसी कौन करेगा। और खुल के बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी, अफगानिस्तान के लोग बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हमारा बरादर मुल्क है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना यूक्रेन में और अज़म, अच्छा अब सेक्रेटरी ब्लिंकन अब आएंगे, अब ये उनके लिए बड़ा क्रूशियल है, तो उन्होंने जगह मुंतखब की है जद्दा, उनके आने से पहले बिल्कुल। अच्छा आज फिर वही हुतीस ने खूब ड्रोन्स मारे हैं, खूब आगे पीछे जनाब उन्होंने वो लगे हुए हैं, उधर से अमेरिकन लोगों ने रोका हुआ है। और जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं उनकी बड़ी तवील टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है, कई मुल्कों ने तो मुबारकबाद दी है प्रेसिडेंट पुतिन को। जो इब्राहिम रईसी हैं उनकी टेलीफोन पे बात हुई है काफ़ी लंबी प्रेसिडेंट पुतिन से। अब ये जो सूरत हाल है ना, इसमें गारंटर चाइना है,
ईरान सऊदी अरेबिया दोस्ती में और ये मामला तय करवाने में और आगे ब्रिक्स की तरफ अगर सऊदी अरेबिया जाता है, जो जाएगा, जाना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया को भी पता है कि ये इस वक्त जो है ज़ाहिर है कि जो मामलात हैं, और जिस तरह अमेरिका कभी इधर कभी, अब ज़ेलेंस्की देखें ना, पूरी जंग छेड़ के अब वो फ्रांस को आगे आगे, अब वो आज उन्होंने कहा है कि जी ये मोल्दोवा के अंदर एक टेंशन चल रही, डिप्लोमेटिक में उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन पुतिन के दोबारा आते ही वो फ्रांस आगे आ गया। पहले जर्मन लीड करते थे, अब फ्रांस आगे आ गया यूरोप के अंदर। वो फ्रांस हालांकि मतलब प्रेसिडेंट मैक्रोन अब जाहिर है कि वो ट्रंप को भी देख चुके हैं। उस वक्त तो वो कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ये ब्रेन डेड नेटो है, लेकिन ये है कि वो अब जाहिर है कि अब वो जंग छिड़ी हुई है, इसको ख़त्म कैसे करना है, यूक्रेन की जंग को क्या होगा कैसे। तो चाइना, लेकिन चाइना की मौजूदगी कतर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना की कतर में मौजूदगी जो है इतनी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और चाइना के जो मुलाकात है वहाँ पर इस्माइल हानिया से, और वो बड़ी इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। और मैंने कहा ना एंटर द ड्रैगन, ये इसमें एंटर द ड्रैगन जब होगा, CNN को मैं कोट करता हूँ, 18th चाइनीज एनवॉय मीट्स हमास चीफ हानिया, ये है खबर ये है, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट विजिट टू इसराइल। अच्छा, अब इस्माइल हानिया के साथ मुलाकात, ये देख रहे हैं ना, चाइना कतर में बैठा है, और ये कहाँ से आए हैं, जो हैं ये आए हैं इसराइल से, ठीक है। और मैंने आपसे कहा ना, चाइना पीस ब्रोकर चाइना है इस वक्त। चाइना का जो एक दुनिया भर में चाइना जितना अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है ना, वो है कि हम पीस ब्रोकर हैं। वो जंगें सारी जो अमेरिका ने छेड़ी हैं और वेस्ट ने छेड़ी हैं, उनको अगर कोई ख़त्म करवा सकता है तो वो सिर्फ चाइना है। यूक्रेन की जंग खत्म होगी, चाइना। मिडिल ईस्ट में सुकून आएगा, चाइना। अफ्रीका के अंदर गड़बड़ खत्म होगी, चाइना। मतलब चाइना ये मैसेज दे रहा है कि हम पीस ब्रोकर हैं। मतलब ये हैं फड्डेबाज, ये देखो कैसे, ये देखो क्या हुआ, कभी उधर स्टेटमेंट, कभी उधर स्टेटमेंट, कभी इधर सीज फायर, कभी उधर सीज फायर, कभी ये वो। ये एक लार्जर गेम है जिसमें बिल्कुल अमेरिका जो है ना इस वक्त, यानी एक आप देखिए बड़ी अजीब बात है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन आए, सऊदी फरमारवा जो वली है उनसे मिले नहीं। अभी की बात है, चंद महीनों पहले की, वो नहीं मिले, वो चले गए वापस नाश्ते के। उन्होंने कहा जनाब आगे पीछे खबरें आई। अब वो जा रहे हैं, जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे, ये यहाँ पे UAE, यहाँ पे कतर, यहाँ पे इजिप्ट, यहाँ पे OIC के मुल्क, यूरोप, पूरा यूरोप और अमेरिका के अंदर, यानी जहाँ पर कोई खड़ा होता है, ट्रंप खड़ा होता है तो फ़लस्तीन के नारे, बाइडेन खड़ा होता है फ़लस्तीन के नारे। अब मसला ये है कि इतने डिवीजन की पोलराइजेशन में, मतलब यूक्रेन के लिए शायद लोग इतना नहीं खड़े हुए अमेरिका में। ये कौन सा यूक्रेन, ठीक है ना, वो होता रहे, जितने फ़लस्तीन के लिए खड़े होंगे इसको। और ये बड़ी एक हैरान कुन बात है कि जितना वेस्ट के अंदर इस वक्त फ़लस्तीन के लिए, हमास नहीं, फ़लस्तीन, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो हमास को सेपरेट करें ना फ़लस्तीनियों के साथ, तो हमास के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है ना लोगों के। लेकिन फिर उसके बाद सेक्रेटरी जनरल का है कि भाई हमास बनी तो ये वजूहात तो देखें ना क्या कैसे बनी। वो कहते थे ओस्लो एकॉर्ड नहीं है, और क्या ओस्लो एकॉर्ड है भी, क्या है दो रियासती, क्या सेटलर्स नहीं बैठ गए। इशू ये है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, इसमें जो डिप्लोमेसी है, अब चाइना बैठा हुआ है दरमियान में, और ये अमेरिकन्स अब ये देख रहे हैं, या उनको सोचना चाहिए अमेरिका को कि मिडल ईस्ट से वो जाके उन्होंने वहाँ पर बैठना था मनीला में, और वहाँ कह रहे हैं कि चाइना आया तो फिर क्या, चाइना इंडिया के साथ फड्डे में पड़ा हुआ है ना, तो क्या आगे भी तो बात करें ना, तो क्या हम आ जाएंगे बूट्स ऑन ग्राउंड लेके, मतलब छाता बरदार हमारी फौज उतर जाएगी हिमालय पहाड़ों पे, अरुणाचल प्रदेश पे, क्या होगा। तो एक प्रोजेक्ट तो फारिग हो गया ना, वो दलाई लामा प्रोजेक्ट, वो तो खत्म होने जा रहा है, अगला दलाई लामा तो चाइना चुनेगा। बहुत सारी ये कि अमेरिका, ये इतनी इंटरेस्टिंग इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है। और वही बात कि क्या दो ब्लॉक्स हैं, या ऐसे ब्लॉक्स भी हैं जो दरमियान में मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो बैलेंस कर रख के चल रहे हैं, कि जी पाकिस्तान भी उनमें से एक है। पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ, इंडिया भी उनमें से एक है। ये सऊदी अरेबिया भी, अमेरिका, चाइना, ये UAE, अमेरिका, चाइना, ब्रिक्स भी। क्या ये कोई कितने ब्लॉक्स हैं। और ग्लोबल साउथ हम एक वेग सी टर्म इस्तेमाल कर देते हैं, ग्लोबल साउथ के, जी ये मुल्क लीडर है ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ जो है वो एक वेग सी टर्म है, उसमें बहुत सारे मुल्क है, सवाए ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया साउथ में, उसको कोई नॉट में डाल दिया। अच्छा, तो ये ग्लोबल साउथ जो है वो उसके हम लीडर हैं, चैम्पियन है, फ्लाइं ढिमाकन है। तो लेकिन ये है कि ये इतना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है दुनिया में, और यहाँ पर फिर आप
पलट के देखते हैं और ये पाकिस्तान निकल जाए, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं ही नहीं इर्द गिर्द के कि पाकिस्तान मुतअम्मिल हो ज़्यादा। मैं कहता बतौर रियासत मुतअम्मिल है ही नहीं कि आप यहाँ से आगे जो है ना, ये अब जैसे शराइत आ रही हैं ना कि कम खर्चे करें, ये करें, एलीट को ये ख़त्म करें, ऐसे करें, छोटी कैबिनेट रखें, ये करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तो ये बड़ा अच्छा है। तो उसके नतीजे में लेकिन यह है कि इतना बोझ भी ना डालें कि गरीब बिल्कुल ही कुचला जाए बीच में। और फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने जो बात की कल की, कब तक गैस वगैरह, कब तक आखिर महंगाई कब तक होगी, ठीक है, तो मतलब है कि ये जो है देखते हैं क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।